आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं विज्ञान में आज हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। तो इसे हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा था। तो पहला पार्ट इसका हमने पढ़ लिया है, इसका आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और दोस्तों, अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप प्रथम पार्ट को देख सकते हो। अगर उस पार्ट को आपने देख लिया है तो आगे का आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो इसका जो अगला पॉइंट आता है हमारा 2.3.6। तो इसमें हम देखेंगे कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है। इससे पहले हमने दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि समझी थी। इसमें हम समझेंगे कि दो घुलनशील द्रवों को कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो देखिए, इस मिश्रण के लिए हमें आश्वन विधि का उपयोग करना होता है। ठीक है, आश्वन विधि में एक ये कहना चाहिए कि मिश्रण को अलग करने की विधि है। तो आप एक प्रैक्टिकल से इसको समझ सकते हैं। एक लाभ यहाँ पे दिया गया है 2.8, तो इसमें आप समझ सकते हो। तो इसमें हमें एसीटोन और जल के मिश्रण को पृथक करना होता है। ठीक है, ये दोनों घुलनशील होते हैं तो इनको पृथक करना होता है। तो इसको पृथक करने के लिए क्या करेंगे, हम मिश्रण को आश्वन फ्लास्क में लें। इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे ये चित्र हमको दिया गया है, इस तरह से इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें हमें एक आश्वन फ्लास्क दिया गया है, ये वाला, ये देखिए आप, इस तरह का। और ये थर्मामीटर यहाँ पे लगाया गया है, स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे, ये नीचे बर्नर लगा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से इसको व्यवस्थित करना है आपको। उसके बाद में मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। अब हम मिश्रण को गर्म भी करना है और थर्मामीटर पर भी अवलोकन करना, देखना है। एसीटोन बाष्पीकृत हो जाता है तथा संघनित होकर संघनन द्वारा बाहर निकल जाता है। संघनक जो कहना चाहिए द्वार होता है, उससे वो बाहर निकल जाता है, जो कि हमने अभी नीचे फ्लास्क में देखा था। फिर क्या होता है, एसीटोन बाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। ठीक है, जो जल जो है वो आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है और बाकी उसका क्या हो जाता है, बाष्पीकरण हो जाता है। तो यह जो विधि होती है ये आसवन विधि कहलाती है। इसका प्रयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो कहना चाहिए कि विघटित हुए बिना उबलने लगते हैं। ठीक है, इसका विघटन किए बिना ये उबलते हैं तथा इसमें घटकों में क्वथनांक के माध्यम से इसका जो कहना चाहिए अधिक अंतराल होता है, क्वथनांक के माध्यम से अधिक इसका अंतराल हो जाता है। तो यहाँ पे आगे भी और देख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिसके क्वथनांक का अंतर 25 के हो, मतलब 25 केल्विन से कम हो, के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों से विभिन्न प्रकार के पृथक्करण। देखिए, जो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, अगर उसमें से कोई एक गैस चाहिए हमको तो उसके लिए हम प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी तो ऊपर हमने जो देखा था वो आसवन विधि थी। अब जो जटिल पदार्थ होते हैं उनके लिए हम प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं। जैसे वायुमंडल से किसी एक वायु निकालना, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इत्यादि को। उसके बाद में जो पेट्रोलियम निकलता है ना, उससे बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, वो सभी पेट्रोलियम से निकलते हैं। तो उसके लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में अब देखते हैं कि जो वायु से गैसों को कैसे पृथक करें। ठीक है, जो वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करें या वायु से गैसों को अलग कैसे करें, तो उसके लिए देखते हैं क्या विधि है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि वायु एक समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें कहना है कण जो होती हैं, विलय विलायक के जो कण होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। तथा इसके घटक को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक, प्रवाह 2.11 इस विधि के विभिन्न चरण को दर्शाता है। तो यहाँ पे एक विभिन्न चरण दिया गया है इस तरह से। यहाँ पे ये वायुमंडल है, पूरी वायु है। ठीक है, दाब बढ़ाकर तथा तापमान में कमी लाकर इसे द्रवित अवस्था में किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, ये वायु केस में हो गई, द्रवित अवस्था में हो गई है। प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। अब इसे वायु धीरे धीरे गर्म करना होता है। फिर विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण हो जाता है। देखिए, जब हम प्रभाजी आसवन में इस द्रवित वायु को गर्म करते हैं ना, तो जो कहना चाहिए कि वायु होती है वो परतों के रूप में जम जाती है, क्योंकि सारी जो गैसें होती हैं वो
एक समान भार वाली नहीं होती है। ठीक है, किसी का भार अधिक होता है, किसी का कम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ जो क्वथनांक दिया है -183 -186 -196, ये अलग अलग क्वथनांक है, अलग अलग क्वथनांक पर वायु गर्म हो रही है यहाँ पे। फिर वायु का प्रतिशत, जैसे ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है ये होता है 20.9 वायुमंडल में। ठीक है, आप कोई भी वायु ले, उसके अंतर्गत ऑक्सीजन की मात्रा में 20.9 के रूप में मिलेगी, और फिर ऑर्गन की मात्रा 0.9 और नाइट्रोजन की 78.1। ठीक है, ये होती है मात्रा वायु में गैसों की। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कि किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक चीनी मिट्टी की प्याली लेनी होगी। ठीक है, इसमें लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेना होगा। फिर क्या करना होगा, जल को न्यूनतम मात्रा में इसे घोलना होगा। ठीक है, घोलने के बाद में क्या करना है, अशुद्धियों को छान लेना है। उसके बाद में संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, विलयन को छानक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे ठंडा होने देना है। ठीक है, ठंडा होने के बाद में इसको शांत छोड़ देना, बिल्कुल हिलाना भी नहीं है। फिर आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को चीनी मिट्टी की प्याली से प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम में क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रम क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्र जल में जो नमक कहना चाहिए हमें प्राप्त होता है, उसमें जो अशुद्धियाँ होती है वो इससे पृथक की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। लेकिन उससे पहले इससे कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं। किसके हम जो अनुप्रयोग है, जिससे पहले हमने विधि पढ़ा था क्रिस्टलीकरण विधि, उसका प्रयोग किस किस में किया जाता है। समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध नमूने में फिटकरी से पृथक करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, दृढ़ता, कठोरता, ठीक है, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि भौतिक गुण क्या होते हैं, तो भौतिक गुण वे होते हैं जिनमें रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यांक, क्वथनांक इत्यादि हो, तो इन गुणों को दर्शाने के लिए भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम जान लेते हैं कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं उसके बारे में हम जान लें तो एक उदाहरण जानते हैं। जैसे कि जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नए पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को पढ़ा। अब पढ़ लेते हैं कि शुद्ध पदार्थों के प्रकार। अशुद्ध पदार्थों के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 प्रकार होते हैं, पहला तत्व होता है, दूसरा यौगिक होता है। ठीक है, हमने मिश्रण की परिभाषा में देखा था कि मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण बनाते हैं। अब इसमें आप समझेंगे कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि तत्व क्या है। तो देखिए, जो तत्व है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो तत्व के बारे में जो थे रॉबर्ट वायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। ये फ्रांस के रसायन वैज्ञानिक थे। तो इनके अनुसार तत्व वे पदार्थ होते हैं या वे पदार्थ के मूल रूप होते हैं जिनमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें
कोई भी रासायनिक क्रिया के द्वारा और अन्य सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। सिंपल भाषा में इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ विशेषता होती है, इनके कुछ गुणधर्म होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, गुणधर्म और विशेषता दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो चलिए पदार्थ के गुणधर्मों के बारे में पढ़ लेते हैं। IMP है, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। तो ये चमकीली होती हैं, धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। सॉरी, तत्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ठीक है, ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अब सुचालक क्या होती है, देखिए कोई भी यहाँ पे हम तत्व लेंगे, अगर एक कोने से यहाँ पे हम विद्युत का तार लगाएंगे तो ये इसमें प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये चली जाएगी, तो ये कहलाती है सुचालक। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, ये तन्य होती है, इनको फैलाया जा सकता है, फैला के चादर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आघात वर्धनी होती है, इनको पीटकर माहिन चादर के रूप में ढाला सकता है। उसके बाद में ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, इनको अगर कहना चाहिए किसी भी चीज़ से टकराया जाए तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि को ये परिवर्तित कर सकती है। तो ये तो होगी क्या, कहना चाहिए कि गुणधर्म हो गए किसके, तत्व के। लेकिन सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी ये कमरे के ताप पर कैसा होता है, द्रवित अवस्था में होता है। ठीक है, अधातु दिए गए निम्न गुणों में प्राय कुछ को या सभी को दर्शाता है। अधातु दिए गए गुणों को या कुछ गुणों को ही दर्शाता है। तो अधातु में क्या आई, तो ये विभिन्न रंग की होती हैं, ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, वो सुचालक थे, कुचालक होते हैं। ये चमकीले, प्रतिध्वनि एवं आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल को कहते हैं, जिसे ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातु के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अधातु के गुणों को दर्शाते हैं, कुछ नहीं दर्शाते, तो उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो समझ में आया आपको, ये जो तत्व के अंतर्गत धातु, अधातु, उपधातु आती है। तो धातु क्या होती है वो पढ़ा हमने, उसकी विशेषता को पढ़ा, उनके गुणधर्मों को पढ़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसका यौगिक। तो अगला पॉइंट क्या हमारा, यौगिक है। अब यौगिक क्या होता है, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। ठीक है, यौगिक क्या होता है, ये भी एक कहना चाहिए कि मिश्रण ही है, लेकिन ये जो मिश्रण होता है ये दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, कैसे मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में, तो ये होता है यौगिक। अब हम मिश्रण और यौगिक के कुछ कहना चाहिए तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक साइड यहाँ मिश्रण बना हुआ लिखा हुआ है, यहाँ पे यौगिक लिखा हुआ है, ये IMP है। आगे क्वेश्चन में ये आएगा तो लिखने के लिए इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मिश्रण होता है, ये तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तत्व और यौगिक जो है केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मिश्रण जो होते हैं ये तत्व और यौगिक से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, और यौगिक जो होते हैं तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक में जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इसलिए नए तत्वों का ये निर्माण कर लेते हैं। फिर मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, और ये जो होता है नए पदार्थों का संगठन सदैव स्थायी होता है। उसके बाद मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, और नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मतलब यहाँ पे जो मिश्रण होता है इसमें जो तत्व मिलाए जाते हैं, ये जो कुछ पुराने जो घटक होते हैं, इसके जो घटक इसमें मिलाए जाते हैं उसके गुणधर्मों को दर्शाता है। ठीक है, कुछ, लेकिन जो यौगिक होता है ये अपने गुणधर्म को दर्शाता नहीं है, बिल्कुल नए पदार्थ मिलकर बनाता है। ठीक है, तो उसके कहना चाहिए कि नए गुण होते हैं, बिल्कुल अलग गुण होते हैं। उसके बाद में घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, और यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रसायन प्रक्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुणों के समान होता है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ के समान है। हम यही भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी समान है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं, और ये एक चार्ट बना हुआ है बुक में, आप देखिएगा इसको, जिसमें पदार्थ लिखा है एक साइड, एक फिर शुद्ध पदार्थ, और यहाँ पे मिश्रण लिखा हुआ है।
फिर जो शुद्ध पदार्थ जो है वो तत्व और यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, और जो मिश्रण है वो सममांगी और विषमांगी में अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हो। फिर इसके लास्ट में हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा, मतलब इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। तो मिश्रण के बारे में सीखा हमने। मिश्रण के बारे में हमने सीखा कि मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं। ठीक है, मिश्रण में जो तत्व यौगिक होते हैं वो किसी एक निश्चित अनुपात में नहीं, अलग अलग अनुपात में मिलाए जा सकते हैं। फिर मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों में शुद्ध पदार्थों को पृथक्करण किया जा सकता है। मिश्रण को किसी भी विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। फिर उसके बाद में पढ़ा था विलयन, दो या दो से अधिक तत्वों का सममांगी मिश्रण होता है। फिर विलयन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में फिर पदार्थों का विलयन या घुलनशील होते हैं वो भी पढ़ा हमने। कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा। इस तरह से हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। अब अगली वीडियो में इसका हम अभ्यास हल करेंगे, और अभ्यास में भी हम वही प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।